हेलो दर्शकों, वेलकम टू माय चैनल ऑटिज्म अनलॉक्ड हिंदी में भी। ये एपिसोड आज इस खुशी में है कि मेरे चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे हो चुके हैं और मैंने ये सोचा कि 1000 सब्सक्राइबर पूरे होने की खुशी में आज फिर से एक बार ऑटिज्म के बारे में शुरुआत से जानकारी ली जाए। वैसे तो मैंने आपको पुराने वीडियोस में ऑटिज्म के बारे में अपने अनुभव और अपनी जानकारी के बारे में ज़रूर बतलाया है, लेकिन इस बार मैं आपके सामने लेकर आ रही हूँ सीनियर ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट डॉक्टर नितेश श्रीवास्तव को, ताकि आपको ऑटिज्म के बारे में और भी ज़्यादा अच्छी जानकारी मिल सके और सर से आप जान सके कि ऑटिज्म के लक्षण क्या हैं, और जब आपके बच्चे में ये लक्षण दिखाई देने लगे तो आप सबसे पहले किन के पास जाएं, कौन कौन सी थेरेपी करवाएं, और ऑटिज्म से जुड़ी हुई बहुत सारी जानकारियां देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं सीनियर ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट डॉक्टर नितेश श्रीवास्तव। डॉक्टर नितेश श्रीवास्तव सीनियर ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हैं। ये इंचार्ज ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट यूनिट, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल मेडिसिन एंड रिहैबिलिटेशन इन किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ है। इन्होंने इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड एलाइड साइंसेज न्यू दिल्ली में भी काम किया है। इन्होंने उड़ान जैसी संस्थाओं में भी बच्चों के लिए काम किया है। ये सर्टिफाइड हैंड राइटिंग थेरेपिस्ट भी हैं। इसके अलावा मेरे बेटे की ऑक्यूपेशनल थेरेपी इन्हीं के हाथों रही हमेशा, और इन्होंने मुझे हमेशा नए तरीके इस्तेमाल करने की सलाह दी थी, और यही कारण था कि मैं अलग कुछ सोच पाई और अपने बच्चे पे काम कर सकी। तो प्लीज वेलकम डॉक्टर नितेश श्रीवास्तव। ओके सर, वेलकम टू माय शो। बहुत बहुत थैंक यू, आपने समय निकाला। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई मैम 1000 सब्सक्राइबर के लिए। थैंक यू सर, एक ऑनेस्ट प्रयास है ये, और आपने जब से ज्वाइन किया था अवेयरनेस में तो उसके बाद लोगों का बहुत विश्वास बढ़ा है चैनल पे। तो 1000 सब्सक्राइबर पूरे होने की खुशी में मैंने ये सोचा कि ऑटिज्म के लिए अवेयरनेस हमें और बढ़ानी चाहिए। एज अ पेरेंट तो मैं बतला सकती हूँ, लेकिन एज अ प्रोफेशनल जब आप बतलाएंगे तो वो पेरेंट्स के लिए ज़्यादा अच्छा होगा। इसीलिए आज का एपिसोड ऑटिज्म के अवेयरनेस के लिए है, और ऑटिज्म के बारे में जो भी जानकारी है वो सिंपल वर्ड्स में देने की हम कोशिश करेंगे। और ये इसलिए आपके साथ ये एपिसोड करना ज़रूरी था क्योंकि आपने ही ऑटिज्म को बहुत सिंपल वे में मुझे बताया, और तब इतनी हिम्मत मिली कि मैंने अपने ऑटिस्टिक बच्चे पे काम किया। थैंक यू वेरी मच। पहला चीज है वो ये है कि आखिर बच्चे में ऐसे कौन से लक्षण दिखे कि हमें लगे कि अभी एज ए पेरेंट हमें अलर्ट हो जाना है कि कुछ ऐसे लक्षण दिख रहे हैं जो हमें पता चले बच्चा थोड़ा डिफरेंट है हमारा। जैसा कि आपने पूछा कि लक्षण क्या है, उसके पहले हम जस्ट एक फिगर देना चाह रहे थे जी। ये फिगर ये है कि 2000 ईयर में 150 बच्चे में एक बच्चे को ऑटिज्म था। ये सीडीसी का रिपोर्ट है, और जो बढ़ते बढ़ते 2004 में बोला गया कि 120 में एक बच्चे को ऑटिज्म होती है। 2010 में आया कि हर 68 में एक बच्चा ऑटिज्म है, और अभी जो करंट 2020 का आया है इंसिडेंस, उसमें बता कि हर 36 बच्चे में एक बच्चा ऑटिज्म है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितनी अलार्मिंग साइन है कि 36 में से एक बच्चे को ऑटिज्म का प्रॉब्लम है। ठीक है ना मैम? तो ये काफी अलार्मिंग साइन है, इसलिए पेरेंट्स को अवेयर होना चाहिए इस चीज के लिए कि हाँ ऑटिज्म के क्या सिम्टम्स। जैसे हम भी काम करते हैं, कितने पेरेंट्स को तो पता ही नहीं रहता है कि ऑटिज्म है क्या, उनके बच्चों को क्या है, वो इधर उधर घूम रहे हैं, उनको समझ में नहीं आता कि प्रॉब्लम क्या है। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट है कि वो जानने की कोशिश करे, वो थोड़ा समझे कि हाँ इन बच्चों में क्या प्रॉब्लम है, क्या डिफरेंस है। अगर आप कंपेयर करेंगे नॉर्मल बच्चों से तो आपको दिख जाएगा कि कुछ ऐसे सिम्टम्स इसमें हैं जो नॉर्मल बच्चों से अलग है। बोलते हैं कि इससे सोशल कम्युनिकेशन बिहेवियर प्रॉब्लम। ठीक है, सोशल मतलब बच्चे सोशली दूसरे के साथ नहीं घुलेंगे मिलेंगे। ठीक है ना? कम्युनिकेशन का जैसे दो चीज होते हैं कि इधर वर्बल या नॉन वर्बल, दोनों कम्युनिकेशन नहीं कर सकते हैं। और तीसरा रेस्ट्रिक्टेड एंड रिपीटिव टाइप बिहेवियर होगा, जैसे टो वॉकिंग हुआ, फ्लैपिंग हुआ, तो ये सब बिहेवियर उनमें दिखेगा, कुछ ना कुछ मोटर बिहेवियर दिखेंगे। तो ये DSM-5 के अनुसार है, और मोस्टली जो डायग्नोसिस हमारी होती है 3 के करीब होती है, 3 इयर्स के करीब। उस समय ये सब देखा जाता है कि हाँ बच्चे की कम्युनिकेशन नहीं है, स्पीच नहीं है। लेकिन उसके पहले बहुत ऐसा चीज है जो हमें बता देता है कि कुछ ना कुछ इश्यू है। एक CDC के रिपोर्ट के अनुसार बोला गया है कि फर्स्ट ईयर में यानी 0 to 1 ईयर में बच्चे में कुछ ना कुछ साइंस दिखने लगते हैं। ठीक है, 2 to 3 में कम से कम 80 to 90% सिम्टम्स दिखने लगते हैं कि हाँ ये बच्चे में ऑटिज्म है। और अगर एक पेरेंट्स उस चीज को समझ जाए तो उस समय ही वो उस चीज को
फोकस में लेके काम करना शुरू कर देंगे, क्योंकि जितना अर्ली डायग्नोसिस होगा उतना अच्छा इंटरवेंशन होगा, उतना अच्छा रिकवरी बच्चे में आएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम बात करते हैं कि बच्चे में क्या-क्या प्रॉब्लम होगा। मैंने एक कॉमन सिम्पटम बताया। अब आप जब देखेंगे कि बच्चा 0 to 1 ईयर का है, उस बीच में क्या होगा कि सबसे पहला इंपॉर्टेंट है आई कॉन्टैक्ट। बच्चे के आई कॉन्टैक्ट में प्रॉब्लम होगा, मिसिंग होगा, वो देखेगा नहीं आपकी ओर। दूसरा है नेम रिस्पॉन्स, आप नाम से बुलाएँगे आपकी तरफ देखेगा नहीं। जबकि हुँ, नॉर्मल बच्चे बोले जाते हैं कि 6 मंथ के एज में वो नेम का रिस्पॉन्स देने लगते हैं। लेकिन हुँ, अगर कोई बेबी 6 मंथ तक नहीं दे पा रहा है तो मतलब देयर आर सम इश्यू, कुछ ना कुछ इश्यू हुँ, है, उसको देखना चाहिए। उसी तरह मैम पॉइंटिंग होता है, पॉइंटिंग है, गेस्चर है, ये सब हुँ, कॉमन चीज़ें हैं जो बच्चे करते हैं, 1 ईयर की एज तक करने लगते हैं। कोई चीज़ चाहिए तो उसको पॉइंट करेंगे, दिखाएँगे। सबसे एक इम्पोर्टेंट चीज़ है सोशल स्माइल, जो बच्चों में दिखते हैं, छोटे-छोटे बच्चों में आपको हुँ, दिखेगा हुँ, 3 मंथ हुँ, कि वो कोई कुछ बोल रहा है या कोई उनको कुछ प्यार करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो स्माइल देंगे। लेकिन इन बिल्कुल, बच्चे में ये सब मिसिंग होते हैं, ये सब प्रॉब्लम होगा मैम। बिल्कुल, बिल्कुल सर। कुछ और है कि इमोशंस में उनके प्रॉब्लम होगी, या तो बच्चे रो रहे हैं ज़्यादा या टेंट्रम ज़्यादा दिखा रहे हैं या हुँ, फेशियल एक्सप्रेशन से अपनी चीज़ों को शो नहीं कर पाएँगे। तो ये हुँ, सब प्रॉब्लम्स होती हैं। दूसरा एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है मैम कि वो ट्रैकिंग नहीं करते हैं, ऑब्जेक्ट को ट्रैक नहीं करेंगे। जैसे आप कुछ टॉर्च या कुछ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं तो उसको ट्रैक नहीं करेंगे। तो ये सब जो सिम्पटम्स है, अर्ली सिम्पटम्स है, जो आपको शुरू में ही पता चल जाएगा कि हाँ, कुछ न कुछ प्रॉब्लम है। तो जी, इस समय मेरे अनुसार से जैसे हम लोग काम करते हैं तो हम पेरेंट्स को यही बोलते हैं कि आप क्या कीजिए कि एक एम चार्ट है, एक ऑनलाइन आपको मिल जाएगा, एम चार्ट रिवाइज़ वर्ज़न इसका नाम है। ठीक वो है। आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। तो हाँ, ऑनलाइन पे इवन आप ऑनलाइन स्कोरिंग भी कर सकते हैं इसका। आई ओके, थिंक 20 क्वेश्चन है इसमें, 20 क्वेश्चन से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। उससे आपको पता चल जाएगा कि आपके बच्चे में कितना रिस्क है। ये ऑटिज़्म नहीं बताता है कि बच्चे में ऑटिज़्म है, लेकिन रिस्क कितना है डेवलपमेंटल डिसऑर्डर का। ठीक है? अच्छा, नो रिस्क, मीडियम रिस्क और हाई रिस्क के कैटेगरी में बच्चा आ जाए। अगर अ, रिस्क हाई है तो आप अलर्ट हो जाइए कि प्रॉब्लम है। हुँ, ठीक है? हुँ, देन आप अपने प्रोफेशनल से मिलिए, काम कीजिए। तो ये सब मैम जो लक्षण है, जो शुरुआती लक्षण है, बच्चे आपकी तरफ देखेगा नहीं, नेम रिस्पॉन्स नहीं करेगा, आपको फ़ॉलो नहीं करेगा, किसी भी ऑब्जेक्ट को फ़ॉलो नहीं करते हैं, गेस्चर्स नहीं देंगे, ठीक हुँ, है? और कुछ सेंसरी इश्यू भी हो सकता है, जैसे तेज़ आवाज़ से बच्चा डर रहा है या हाँ, बार-बार नेम रिस्पॉन्स कर रहे हैं, ये सब नहीं कर रहा है, वो बिल्कुल नहीं, इमोशंस रिड्यूस होंगे, फेशियल एक्सप्रेशंस कम होंगे, तो ये सब शुरुआती लक्षण है जो आपको दिखेंगे। तो उस समय हाँ, अलर्ट होना जाना। बिल्कुल, बिल्कुल सर। इसके अलावा जो अभी बहुत कॉमन हो रहा है क्योंकि जो कोरोना पैंडेमिक अभी गुज़रा है, तो उसमें बहुत सारे बच्चों को स्पीच की प्रॉब्लम और सोशलाइज़ेशन वगैरह की प्रॉब्लम आई है, तो एक नया टर्म उभर के आ रहा है वर्चुअल ऑटिज़्म। अभी क्या है जो पेरेंट्स हैं इसमें बहुत कन्फ्यूज़ हैं कि हमारे बच्चे को वर्चुअल ऑटिज़्म है या ऑटिज़्म है। तो इसमें कैसे वो अंतर करें कि उनके बच्चे को वर्चुअल ऑटिज़्म है या फिर ऑटिज़्म है? देखिए मैम, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ऑटिज़्म के फीचर्स हैं। वर्चुअल ऑटिज़्म का मतलब हुआ कि ऑटिज़्म के फीचर्स हैं लेकिन वो ऑटिज़्म किसी तरह नहीं है। और हुँ, वो चीज़ सिर्फ़ स्क्रीनिंग से हुआ है। जैसे आपने कोरोना के टाइम में स्क्रीन टाइम ज़्यादा दिया, उससे हुआ है, तो ये एक लक्षण होते हैं। लेकिन हमने भी काफ़ी बच्चों को देखा है मैम, और ठीक है वर्चुअल ऑटिज़्म है, लेकिन ऑटिज़्म के सिम्पटम्स तो उसमें हैं ही। तो आइदर वर्चुअल हो या रियल हो, मुझे नहीं लगता है कोई डिफ़रेंस है। थेरेपी तो आपको करना ही है। हाँ, वर्चुअल ये है कि वर्चुअल ऑटिज़्म में इम्प्रूवमेंट तेज़ी से होगा। जैसे आप स्क्रीन्स को बंद करेंगे, उनको उनके साथ सोशलाइज़ करेंगे, प्ले करेंगे, तो उनके मतलब सिम्पटम्स कम होने लगेंगे। आप उनके साथ मतलब खेल सकते हो, वो चीज़ें लर्निंग करने लगेंगे। बट रियल ऑटिज़्म डिपेंड करता है अगेन फिर आईक्यू लेवल, ये सब लेवल पे कि आईक्यू लेवल कितना है। ठीक है? तो हुँ, आप वर्चुअल ऑटिज़्म को ऐसे कर सकते हैं कि हाँ, वर्चुअल ऑटिज़्म में होता है प्रॉब्लम कम होते हैं। ठीक है? पहले जैसे एक डेफिनेशन में था पीटीडी, एनओएस, प्रॉब्लम्स कम होते हैं, लेकिन अच्छा, आपको काम उस पर भी करना है। ठीक है? अच्छा, डिफरेंस का मैम ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है डीएसएम-5 के अनुसार या उसके कि वर्चुअल और रियल को हम सेपरेट कर सकें। ठीक है? ओके। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ है मैम कि हर बच्चे स्क्रीन देखते हैं। कोरोना टाइम में तो सब बच्चे स्क्रीन पे रहे, हाँ, लेकिन हाँ, हाँ, कहीं न कहीं ट्रेट है उनमें तभी आ रहा है। ठीक है? बिल्कुल। कहीं न कहीं ऑटिज़्म के ट्रेट है तभी आ रहा है। हर बच्चा जो स्क्रीन देखता है उसको ऑटिज़्म नहीं है मैम। ठीक है हुँ, ना? हुँ, ऐसा हुँ। नहीं कि सारे बच्चे स्क्रीन देख रहे हैं उनको ऑटिज़्म है। ऑटिज़्म के ट्रेट होते हैं, हो सकता है वो एक फैक्टर हो जिससे सिम्पटम्स बढ़ जा रहा है। अगेन हाँ, 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 तो बिल्कुल। अल्टीमेट हमें यही करना है कि हमें इससे कोई मतलब नहीं है वेदर वर्चुअल है या रियल है। हमें है कि हमें काम करना है, सबसे पहले इम्पोर्टेंट काम वही है कि स्क्रीन टाइम शुड बी 0, एंड आप वर्क कीजिए, थेरेपी स्टार्ट कीजिए, बच्चे को सोशलाइज़ कीजिए, उनको टाइम देना शुरू कीजिए। ये सब इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया है।
बिल्कुल। मेरा तीसरा सवाल ये है कि जब हमें ऐसा लगे कि बच्चे में लक्षण दिख रहे हैं, वो सारे लक्षण जो आपने बतलाए, तो सबसे पहले जो माता-पिता हैं, उनको किसके पास जाना चाहिए? क्योंकि ये बहुत नया फ़ील्ड है, हमें पता नहीं होता है कि हम किसके पास जाएँ। तो हमें आखिर किसके पास सबसे पहले जाना चाहिए? देखिए मैम, जैसे आपको लगा कि कुछ प्रॉब्लम है, हुँ। तो डेफ़िनेटली उस समय आप उसके एक्सपर्ट से मिलिए। तो मेरा पहला राय है कि जैसे बच्चे लोग मोस्टली पेडियाट्रिशियन के कॉन्टैक्ट में रहते हैं, डेवलपमेंटल पेडियाट्रिशियन भी होते हैं, हाँ, चाइल्ड न्यूरोलॉजिस्ट होते हैं, तो डेवलपमेंटल पेडियाट्रिशियन से पहले मिलिए, ठीक है? बिल्कुल। लेकिन आप टाइम खर्च नहीं कीजिए, क्योंकि देखिए ऑटिज़्म में लिखा गया है, मोस्ट ऑफ द जगह लिखा है कि इनका जो डायग्नोसिस है काफ़ी टाइम टेकिंग है, ठीक हुँ, है? हुँ, हुँ। रियल ऑटिज़्म है कि नहीं है, वो भी डिफरेंट सिनेरियो में उनका डायग्नोसिस डिफरेंट सिनेरियो में डिफरेंट स्केल्स के द्वारा किया जाता है। तो आपको टाइम बर्बाद नहीं करना है, आपको बस किसी एक्सपर्ट से मिलना है, उसके बाद एज़ सून एज़ पॉसिबल आप थेरेपी स्टार्ट कर दीजिए। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप थेरेपी को अप्रोच कीजिए उस समय, ठीक है? आप डॉक्टर्स के पास जाएँगे, डेफिनिटली डॉक्टर्स बोलेंगे कि नहीं अभी वेट कीजिए, 3 साल हाँ, वेट कीजिए। बिल्कुल। मैंने आपको पहले ही बताया कि एम चार्ट डिवाइस से आप देख सकते हैं। अगर हुँ, कोई भी डेवलपमेंटल इश्यू है, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि ऑटिज़्म है, अगर कोई भी डेवलपमेंटल इश्यू है, तो आप हुँ, उसके एक्सपर्ट से मिलिए, ठीक है? आपके क्वेश्चन का जवाब तो यही है मैम कि सबसे पहले पेडियाट्रिशियन से जाएँ, पेडियाट्रिशियन उनको चाइल्ड न्यूरोलॉजिस्ट या डेवलपमेंटल पेडियाट्रिशियन को रेफर करेंगे, या फिर चाइल्ड साइकियाट्रिस्ट को जहाँ उनका प्रॉपर डायग्नोसिस हो, एक पूरी टीम हो जहाँ ओटी हो, स्पीच हो, साइकोलॉजिस्ट हो, वो डायग्नोस करके फिर अर्ली इंटरवेंशन स्टार्ट करेंगे। देखिए बहुत बहुत जगह हमने रिसर्च में जो एविडेंस बेस्ड रिसर्च है उसमें पढ़ा है कि आपको उतना टाइम खर्च नहीं करना है। अगर आपको ज़रा भी डाउट हो रहा है तो यू शुड स्टार्ट थेरेपी, कम से कम प्ले करना शुरू कर दीजिए। आपको पता है कि रिस्क फैक्टर क्या है, जैसे मैंने स्क्रीन का बोला, वो स्क्रीन हुँ, रिस्क फैक्टर है। आप उसको हटाइए, बच्चे पे काम करना शुरू कीजिए, उनके साथ टाइम बिताइए। सबसे इम्पोर्टेंट प्ले थेरेपी है, मैं पिछले वीडियो में ये बोला था। आप हुँ, बच्चे के साथ टाइम देना शुरू कीजिए, चीज़ें इम्प्रूव होना शुरू होगी। बाकी हुँ। प्रोफेशनल जिससे मिलना है तब मिलते रहिए, साथ में काम करते-करते। जैसे आपने बताया कि ये सारी थेरेपीज़ बच्चे के लिए ज़रूरी हैं। तो ये जो थेरेपीज़ हैं, हम तो इसमें जाएँगे तो कुछ घंटों के लिए जाते हैं। तो इसमें माता-पिता की क्या भूमिका होती है? कि बहुत सारे थेरेपिस्ट इस चीज़ को एक तरह से बतलाते हैं कि आप मत करो, थेरेपी हो सकता है कुछ गलत चला जाए बच्चे के साथ। तो नए माता-पिता जो है वो डर जाते हैं। तो ऐसे में माता-पिता की क्या भूमिका होती है बच्चे की थेरेपी में? ये आप इसको थोड़ा एक्सप्लेन करके बताएँ। देखिए मैम, माता-पिता की भूमिका तो बहुत ज़्यादा है। किसी भी बच्चे के डेवलपमेंट में उनके पेरेंट्स का रोल बहुत बड़ा है। ठीक है? बिल्कुल। अभी हम थोड़ी देर पहले एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस पे ढूँढ रहे थे कि ऑटिज़्म में क्या-क्या एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस है। तो हुँ, हम थोड़ा-सा उस पे भी बोलना चाह रहे हैं। तो डिफरेंट टाइप के प्रैक्टिस हैं। जैसे आप देखेंगे, अगर आप गूगल ही सिर्फ खोलते हैं तो आपको थाउज़ेंड ऑफ टाइप के थेरेपी मिलेंगे कि ऑटिज़्म में ये सब थेरेपी है। ठीक है? बिल्कुल, हाँ। तो पेरेंट्स के लिए तो सिचुएशन है कि वो कहाँ जाए, कहाँ नहीं जाए। तो बिल्कुल, ऐसे कुछ-कुछ चीज़ ऐसे थेरेपी है जो एविडेंस बेस्ड है, कुछ-कुछ नहीं है। उसी एविडेंस बेस्ड में मुझे एक मिला कि पेरेंट्स मीडिएटेड थेरेपी, जिसका एविडेंस है कि पेरेंट्स अगर थेरेपी कर रहे हैं, उसका रोल बहुत इम्पोर्टेंट है और बच्चे में इम्प्रूवमेंट ज़्यादा होता है। तो अच्छा, पेरेंट्स का तो सबसे बड़ा रोल है, मेरा मानना है कि आप ओटी कीजिए, स्पीच कीजिए, एजुकेशन कीजिए, या एबीए कर रहे हैं, बिहेवियर अप्रोच कर रहे हैं, ये सब कॉमन चीज़ है जो ऑटिज़्म में होती है, हुँ, लेकिन पेरेंट्स को टाइम बिताना है। मैंने पिछले बार भी एक कोट किया था कि एक स्टडी में मैंने पढ़ा था कि एटलीस्ट 7 आवर्स ए डे आपको अपने बच्चे के साथ टाइम बितानी है। चाहे आप स्ट्रक्चर वे में बिताइए या अनस्ट्रक्चर वे में, मतलब उनके साथ खेलिए। आप उनके साथ खेलेंगे, वो आपको रिस्पॉन्स करेंगे, ठीक है? उसके बिल्कुल, अलावा जो भी आपको थेरेपिस्ट बता रहे हैं उसको कीजिए। तो बच्चे के डेवलपमेंट में पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है। पेरेंट्स को ही वो सारी चीज़ें फ़ॉलो करना है। अब रही बात कि कुछ बोलते हैं गलत, तो गलत कुछ नहीं होता है मैम। बच्चे के साथ आपको खेलना है, मारना नहीं है। आप मारेंगे, पीटेंगे तभी गलत होगा। अगर आप हाँ, बच्चे के साथ खेलेंगे, उनसे बात करेंगे तो बच्चा रिस्पॉन्स करेगा। ऑटिज़्म में क्या है, बच्चा एक दूसरी दुनिया में खोया रहता है। आपको उस दुनिया से खींच के वापस लाना है। आप बिल देखेंगे वो अकेले खोया हुआ है, अकेले कहीं बात कर रहा है, अकेले कहीं देख रहा है। आपको वहाँ से डाइवर्ट करना है। आप जितना कम करेंगे, जितना उसका डाइवर्शन कम करेंगे, जितना अपनी ओर लाएँगे, वो आपसे इंटरेक्शन करेगा, उतना ज़्यादा उसमें इम्प्रूवमेंट होगा। और ये चीज़ पेरेंट्स के अलावा कोई नहीं कर सकता है। हाँ, पेरेंट्स ही कर सकते हैं, इसलिए पेरेंट्स का रोल बहुत बड़ा है। चाहे आप जो भी थेरेपी या जो भी अप्रोच करें, अगर हम बात करें सिर्फ डाइट का ही मैम, तो डाइट में भी पेरेंट्स का रोल है। आप डाइट डॉक्टर बता दिया, पेरेंट्स को सारी चीज़ ध्यान रखना है, जैसे ग्लूटेन फ्री, हुँ, कैसीन फ्री, एक-एक चीज़ डाइट पे आपको पूरा ध्यान रखना है। उसी तरह ओटी का बात है, जैसे हम यहाँ करते हैं, अगर ओटी के बाद तो हमारे यहाँ तो मेरा तो रूल ही है कि आपको 3 टाइम्स ए डे करना है। क्योंकि हाँ, सेंसरी इंटीग्रेशन का अप्रोच ही है कि सेंसरी डाइट है, आपको खाने की तरह देना है। आप हुँ, अगर एक बार मेरे पास सेंटर आ गए, दैट इज़ नॉट सफिशिएंट। आपको एटलीस्ट 3 टू 4 टाइम्स घर में इसको फ़ॉलो अप करना है।
ठीक है? बिल्कुल। जितने भी मैम अप्रोच है उसमें बोलता है कि बच्चे की अगर एक्टिविटी लेवल हाई हो रही है तो आपको उसी दौरान वो सारे कामिंग एक्टिविटी देने हैं। तो आप हर बिल्कुल। समय थेरेपिस्ट को तो नहीं खोजते रहिएगा ना। तो हुँ, आपको सीखना पड़ेगा, आपको चीज़ें सीखना पड़ेगा, पेरेंट्स को सीखना पड़ेगा और काम करना पड़ेगा। सिर्फ़ आप अगर थेरेपिस्ट के भरोसे रहेंगे तो मेरे ख़्याल से बच्चे में उतनी फ़ायदा नहीं होगी। ठीक है? हुँ, तो पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है और आपको अपने बच्चे पे लगे रहना है। थेरेपिस्ट प्रोफेशनल होते हैं, पेरेंट्स को तो अपने बच्चे को देखना है ना मैम। तो बिल सबसे बेहतर काम वही कर सकते हैं और मैंने आपको एविडेंस भी बताया कि हुँ, पेरेंट्स मीडिएटेड थेरेपी भी है एक जिसमें अच्छे रिजल्ट है मतलब उसके एविडेंस है कि पेरेंट द्वारा जो थेरेपी किया गया उसके बच्चों में ज़्यादा फ़ायदा हुआ रेदर देन थेरेपिस्ट के द्वारा। तो ये सब बिल्कुल। चीज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट है इसलिए पेरेंट्स का रोल बहुत बड़ा है। हाँ, बिल्कुल सर। ऑक्यूपेशनल थेरेपी के लिए क्या है सर कि हर जगह पे ये अवेलेबल हो जाती है। जैसे मेरे चैनल के साथ जो छोटे शहरों से जुड़ते हैं लोग, तो वो मुझसे पूछते हैं कि आप ऑक्यूपेशनल थेरेपी बताओ, लेकिन मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ तो मैं नहीं बतला सकती हूँ। लेकिन हुँ, क्या हुँ। ऑक्यूपेशनल थेरेपी के लिए वो लोग कहाँ जाएँ? जो छोटे शहरों में हैं, वो कैसे इस चीज़ को अप्रोच करें कि ऑक्यूपेशनल थेरेपी उनको कहाँ से देखना है, कहाँ से सीखना है? देखिए मैम, पहला चीज़ है कि ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट अगर उनके शहर में मिल रहे हैं तो एक बार कॉन्टैक्ट करें। अगर नहीं मिल रहे हैं तो वो कहीं बाहर से एक बार असेसमेंट करके फ़ॉलो अप ले लें। उनका असेसमेंट कर लें, उनका एक होम केयर प्रोग्राम ले लें और उस चीज़ को फ़ॉलो करें। देखिए ऑक्यूपेशनल थेरेपी में मोस्टली जो इसमें वर्क होता है वो सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी है और ऑक्यूपेशनल थेरेपी में मोस्टली ग्रॉस मोटर, फाइन मोटर पे काम करते हैं। तो अगर बिल बच्चे की सेंसिटिव इश्यू है तो आपको काम करना होगा। अब फिर वही है कि आप थेरेपिस्ट खोजने में टाइम मत कीजिए। पेरेंट्स का ये कंप्लेन रहता है कि सर हमारे साथ नहीं करता है। देखिए, जब आप लगेंगे, करेंगे तो बच्चा करेगा। तो आपको हुँ, सीखना होगा कि कैसे करना है। तो आपको जहाँ भी अवेलेबल मिल रहे हैं थेरेपिस्ट, हुँ, आपसे नियरेस्ट आप बिल उनसे कॉन्टैक्ट कीजिए, एक असेसमेंट कीजिए, उनका एक होम केयर प्रोग्राम लीजिए। अगर आपके शहर में है तब तो बहुत अच्छा है, आप वहाँ थेरेपी ले सकते हैं। अगर दूर है तो एक प्रोग्राम लेके उसको फ़ॉलो अप कीजिए। ठीक है? बिल्कुल। क्योंकि हुँ, आप उसको फ़ॉलो करेंगे देखिए मैम, हमने शुरू से ही बोला पैरेंट मेडिएटेड अर्ली इंटरवेंशन हाँ, आपको स्टार्ट तो करना ही करना है, आपको वेट नहीं करना है किसी चीज़ के लिए। नहीं, आपके नहीं, पास मतलब ऑप्शंस नहीं है कि हमारे पास थेरेपिस्ट नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते। ये सिर्फ़ अपने लिए अपने मन बहलाने वाली बात है, आपको करना है। तो बहुत सारे थेरेपिस्ट हैं, आई थिंक बड़े-बड़े शहरों में सब ऑनलाइन भी करते हैं असेसमेंट, हुँ, ऑनलाइन भी थेरेपी होती है, तो आप कर सकते हैं। ऑनलाइन थेरेपी हम नहीं मानते क्योंकि ऑनलाइन थेरेपी में देखिए बच्चे को जब तक हम पकड़ेंगे नहीं ऑनलाइन थेरेपी नहीं कर सकते। हम नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स को बता सकते हैं, इसलिए ऑनलाइन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप प्रोग्राम लेके घर पे तो ज़रूर कर सकते हैं, ठीक है? बिल्कुल। और रही बात कि और कहाँ से पढ़ सकते हैं, तो मैम सेंसरी प्रोसेसिंग प्रॉब्लम करके आप गूगल्स पे पढ़ सकते हैं, बट पढ़ के करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है। वो हुँ, आपको एक बार एटलीस्ट तो गाइड लेना ही पड़ेगा किसी से। कोई हाँ, थेरेपिस्ट अगर आपको एक बार गाइड दे, तो आप उसको फ़ॉलो कीजिए। बिल्कुल, जब शुरुआत में गाइडेंस के लिए थेरेपिस्ट बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल नया है और ख़ासकर जो ऑक्यूपेशनल थेरेपी है, वो तो मुझे लगता है बिल्कुल ही नया है। क्योंकि और सब में जैसे एजुकेशन फिर भी हम कुछ वे में सिखला सकते हैं, स्पीच में हम खेल-खेल में भी बहुत चीज़ें सिखला सकते हैं, बट ऑक्यूपेशनल थेरेपी हमारे लिए बिल्कुल नया है। तो वो हमें तो सीखना ही नहीं, पड़ेगा। नहीं मैम बट मुझे लगता है कि ऑक्यूपेशनल थेरेपी भी आप खेलते हुए करा सकते हैं। बहुत हाँ, ईज़ी चीज़ है, बहुत आसान से बच्चे के साथ खेलना है, आराम से खेलिए और करा सकते हैं, पेरेंट्स करा सकते हैं। इसलिए बोले ना एक बार असेसमेंट करके आप हाँ, अगर किसी थेरेपी से गाइडलाइन ले लेंगे तो बहुत ईज़िली कर सकते हैं। कोई हाँ, ऐसा बहुत बड़ा टास्क नहीं है कि कोई सर्जरी करना है कि आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो, ठीक है हाँ, ना? आपको बच्चे के साथ खेलना है, बॉल पे खेलना है, स्विंग पे खेलना है, खेल-खेल में चीज़ें सिखानी है सो दैट कि बच्चे की लर्निंग बढ़े। इम्पोर्टेंट हुँ, ये होता है। हाँ, ठीक है मैम, बिल्कुल। तो करा सकते हैं, खेलते-खेलते करा सकते हैं। हाँ, अब ये बात है कि बच्चे के बिहेवियर पेरेंट्स से थोड़ा डिफरेंट होते हैं, वो नहीं करना चाहता है। नहीं कर कारण है कि वो पेरेंट्स से सब माँगता है, तो वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाता है। तो वहाँ अगर कोई थेरेपिस्ट है, तो आप उससे कॉन्टैक्ट कीजिए। क्योंकि हुँ, बच्चे भी ये चीज़ अच्छे से समझते हैं कि हाँ, ये थेरेपिस्ट है, मुझे करना है 40 मिनट, 50 मिनट। ठीक है, पेरेंट्स है तो कोई बात नहीं। जैसे कोई आपके भी एक चैनल में बताया था कि सबसे पहले अलग रूम कीजिए, तो उन हाँ, लोगों के लिए ये ज़रूरी है कि वो एक अलग रूम करें, वहाँ ले जाएँ, वहाँ विज़ुअल शेड्यूल लगाएँ। उनको पता चले बच्चे को कि इतना देर यहाँ काम होना है, यहाँ स्विंग पे खेलना है, यहाँ ओटी करना है, तो बच्चे करेंगे। एक स्ट्रक्चर वे में करना ही पड़ेगा। तो पेरेंट्स घर पे भी इस चीज़ को कर सकते हैं लेकिन स्ट्रक्चर बना के। अच्छा आप भी अपने रूटीन चेंज कीजिए, एक रूम ओटी के लिए बनाइए, सेंसरी के लिए, तब आप बिल्कुल आराम से कर सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ। तो सर ये तो ऑटिज़्म से रिलेटेड जानकारी हुई। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या आपका बच्चा नॉर्मल हो चुका है और अब क्या परेशानी है उसमें? मैं इस चीज़ को नहीं मानती हूँ कि नॉर्मल अब मैं
कैसे कहूँ, क्योंकि वो एक डिफरेंट इंडिविजुअल है। जो सोसाइटी की नॉर्मल की जो परिभाषा है वो अलग है, तो मैं ये कह नहीं पाती हूँ कि नॉर्मल है। मैं बस ये कहती हूँ कि वो अपनी बातें अच्छी तरह से बोल पाता है, अपने सारे काम खुद कर पाता है, और स्कूल जा रहा है, इंडिपेंडेंट पढ़ाई कर रहा है, एग्जाम्स इंडिपेंडेंट दे रहा है। मेरे लिए यही बहुत है। इनफैक्ट कुकिंग भी वो करना चाहता है, सैंडविच बनाना या फिर रोटियां भी बेलना ट्राई करता है। तो मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है कि वो करना चाह रहा है। और मुझे ये लगता है कि जो उसकी अलमीरा है, अगर आप उसे देख लें तो वो उसके बड़े भाई से ज्यादा अच्छी रहती है, क्योंकि हर वक्त वो अपने सारे कपड़े अच्छे से फोल्ड करके रखना, ये उसकी आदतों में है। ये अलग है कि हमने ये सब सिखलाया है, लेकिन अब जब पेरेंट्स पूछते हैं कि आपका बच्चा नॉर्मल है कि नहीं है, तो इस समय क्या जवाब देना चाहिए, ये आप बतलाइए। देखिए मैम, जो DSM-5 के अनुसार है, ऑटिज्म इज ए लाइफ टाइम डिसऑर्डर। ठीक है, अगर बच्चा जितना भी मतलब इम्प्रूव कर जाए, बस कुछ ना कुछ सिम्टम्स रहेंगे, कुछ ना कुछ बिहेवियर रहेंगे इसमें, और वो आपको दिख जाएगा। अगर दूसरे कुछ है, आप एक मदर हैं, आपका बच्चा इंडिपेंडेंट है, फिर भी आपको पता है कि कुछ ना कुछ है जो दूसरों से अलग है, ठीक है ना, तो वो दिख, ठीक है। तो नॉर्मल वर्ड का ही डेफिनेशन है, उसमें लिखा गया है कि नो वन इज नॉर्मल, ठीक है, कोई नॉर्मल नहीं। तो आपको नॉर्मल नहीं करना है। DSM-5 बोलता है कि हमें फंक्शनल एबिलिटी, फंक्शनल गोल बच्चे को इम्प्रूव करना है, उसको इंडिपेंडेंट बनाना है। जैसे मैंने अभी बोला कि DSM-5 ने में ऑटिज्म को 3 कैटेगरी में बांटा गया, ठीक है। उन्होंने एक ट्रीटमेंट अप्रोच बताया कि आपका जो ऑटिज्म है उसका सिवियरिटी लेवल A है और उससे आपको इम्प्रूव करना है। तो जितने भी थेरेपी होती है उनका कॉमन गोल होता है कि हम उनको फंक्शनल इंडिपेंडेंट बना दें। बच्चे का फंक्शनल इंडिपेंडेंट बनाना इज ए प्राइमरी गोल ऑफ कोई भी थेरेपी आप कर रहे हैं, ठीक है। अगर छोटे बच्चों की बात हो रही है तो उनमें हमारा गोल होता है कि हम उनको स्कूल में इंटीग्रेट कर दें एक नॉर्मल बच्चों के साथ। अगर नॉर्मल बच्चों के साथ स्कूल में आपका बच्चा भी पढ़ रहा है तो आप पेरेंट्स मान सकते हैं कि हाँ दे आर नॉर्मल, तो वो भी नॉर्मल है, लेकिन उनको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स होगा, ठीक है। तो एग्जैक्ट नॉर्मल और नॉर्मल का डेफिनेशन नहीं दे रहे हैं, हम नॉर्मल नहीं कर रहे हैं, बट अगर आपका बच्चा ऑटिज्म में है, एक बार डायग्नोज हो गया, तो आपको ध्यान रखना है कि आपको उसका फंक्शनल चीजें बढ़ानी है। फंक्शनल चीजें में हुआ जैसे एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग है, राइटिंग है, उसके बिहेवियर है, जो सोशल बिहेवियर कैसे होगा, ये सब पार्ट पे वर्क करना है, ठीक है। आप नॉर्मल तो बोल ही नहीं सकते, क्योंकि आप बोल रहे हैं कि आपका बच्चा ऑटिज्म में बिहेवियर अभी भी आ रहा है, तो आप नॉर्मल नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ बोल सकते हैं कि माय चाइल्ड इज इंडिपेंडेंट, ठीक है, मेरा बच्चा अपनी सारी चीजें कर रहा है, अपनी चीजें कम्युनिकेट कर रहा है। तो यहाँ तक हमें हर बच्चे को लाना रहता है। बिल्कुल, बिल्कुल। और जब हम उसको थोड़ा डिफरेंट अगर मानते हैं, तो हम उस पे काम भी अच्छे से कर पाते हैं, क्योंकि हमें पता चलता है कि ये परेशानियां हैं उसमें। जैसे कि अगर मेरे बेटे को अभी भी ऑडिटरी इश्यूज हैं, तो अगर मैं उसे मूवी ले जाती हूँ तो हेडफोन्स मेरे साथ होते हैं, जो साउंड राइज करते हैं वो हेडफोन साथ में होते हैं। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो उसको मैनेज कर सकूं। अभी भी मैं पीछे के रो पे नहीं बैठा सकती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि सबके बीच में उसे प्रॉब्लम होगी, तो आगे की कुछ रोज में बुक करके करती हूँ। तो जब मैंने एक्सेप्ट किया कि वो डिफरेंट है, तभी हम उस पे एक डिफरेंट वे में काम कर पाते हैं। बोला ही जाता है कि स्पेशल एबल बच्चे, उनमें कुछ कुछ चीज अलग है जिसपे आपको काम करना है, बिल्कुल, ठीक है। और ये देखिए मैम, ये मतलब डेफिनेशन के अनुसार बिहेवियर सालों साल या कभी कुछ हुआ, मौसम बदले तो बिहेवियर अप एंड डाउन होते रहता है, और आपको उस पे काम करते रहना है, ठीक है। बट अल्टीमेट गोल यही होना है कि बच्चा शुड बी फंक्शनली इंडिपेंडेंट, ठीक है। जैसे छोटे बच्चे हैं जो स्कूल के लिए इंडिपेंडेंट करे, बड़े हो गए तो अब कम्युनिटी इंटीग्रेशन करना है, तो ये सारी चीजें हमें करनी है। जब वहां तक हो जाएगा तब हम मान सकते हैं कि नॉर्मल है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सिम्टम्स रहेंगे। बिल्कुल। एक सवाल है कि ऑटिज्म में सेंसरी प्रोसेसिंग चैलेंज जो है वो कितनी बड़ी प्रॉब्लम है? देखिए मैम, सेंसरी प्रोसेसिंग चैलेंज हम पिछले बार भी जो आपका वीडियो था उसमें बताए थे कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जब हम इसकी बात कर रहे थे DSM-5 की, तो 2013 में ये आया जिसमें सारे ऑटिज्म के जितने टाइप्स थे उसको हटा के ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर किया गया। उसमें इस चीज को इंक्लूड किया गया, डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया में इंक्लूड किया गया, क्योंकि मोस्ट ऑफ द ऑटिस्टिक बच्चे को सेंसरी प्रॉब्लम्स होते हैं, ठीक है, सेंसरी प्रोसेसिंग प्रॉब्लम होते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि जिन बच्चों को सेंसरी प्रोसेसिंग प्रॉब्लम है उनको ऑटिज्म है, ये दोनों अलग अलग चीजें। लेकिन मोस्ट ऑफ द ऑटिस्टिक बच्चों में होते हैं, इसलिए इसको डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया में डाला गया।
अब क्या है कि सेंसरी प्रोसेसिंग प्रॉब्लम से क्या होगा, बच्चे के मोटर्स में प्रॉब्लम हो सकते हैं, उसके अटेंशन में प्रॉब्लम हो सकते हैं, उसके लर्निंग एबिलिटी में प्रॉब्लम हो सकते हैं, ठीक है? तो अगर सेंसरी प्रोसेसिंग प्रॉब्लम्स है तो बच्चा तो कहीं उनका बिहेवियर एप्रोप्रिएट नहीं होगा। मैंने आपको एक बताया था कि सीकिंग टाइप है, डिफेंसिव टाइप है, सीकिंग टाइप से तो वो भागेंगे, ठीक है? अगर डिफेंसिव टाइप है तो वहाँ से हटने की कोशिश करेंगे, उनको डर लगेगा। ये सब बिहेवियर हर एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लाइफ में होगा। जैसे आप बोले कि मूवी देखने जाते हैं तो कान में वो लगाते हैं, तो चूँकि उसके लिए वो प्रॉब्लम है, वो साउंड को टॉलरेट नहीं कर पा रहा है तो वो बैठ नहीं पा रहा है। तो छोटे बच्चे में जब सेंसरी प्रोसेसिंग चैलेंज होगी तो पहला प्रॉब्लम ये होगा कि बच्चा बैठेगा ही नहीं, ठीक है? आई कॉन्टैक्ट ही नहीं रहेगा क्योंकि वो खोया हुआ रहेगा, कभी ऊपर देखेगा, कभी इधर रहेगा। वो एनवायरनमेंट से सेंसरी लेने की कोशिश करता है। तो आपका दिखेगा कि बच्चा अटेंशन भी नहीं दे रहा है, रिस्पॉन्स भी नहीं दे रहा है। तो पहला चैलेंज तो यही है कि बच्चे की आई कॉन्टैक्ट नहीं है, अटेंशन नहीं है, रिस्पॉन्स नहीं है। तो अगर हम यहाँ पे सेंसरी प्रोसेसिंग चैलेंजेस को, सेंसरी प्रोसेसिंग इश्यू को कम करें, तो ये चीज़ इम्प्रूव होगा, ठीक है? अगर ये चीज़ इम्प्रूव होगा देन ओनली चाइल्ड कहीं बैठ सकता है, कुछ काम कर सकता है, राइटिंग सीख सकता है। जितने भी आप जितने भी फंक्शनल एबिलिटी है, मैंने एक पिरामिड बताया था आपको, ये सारे सेंसिटिव हैं, उससे ये फंक्शनल सपोर्ट कैपेबिलिटी में प्रॉब्लम होगा, देन आउटकम में प्रॉब्लम होगा। तो फ्रॉम आप डेली एक्टिविटी में देखिए, घर से लेके स्कूल तक या फिर बेड पे सोने तक अगर सेंसरी प्रॉब्लम्स हैं तो बच्चा कहीं भी शांत से नहीं बैठेगा, प्रॉब्लम होगा, उसके बिहेवियर अप एंड डाउन होते रहेंगे। तो सबसे बड़ा मुझे तो लगता है, अब हम एक ऑटिस्ट हैं इसलिए नहीं बोल रहे हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि सबसे बड़ा इश्यू सेंसरी प्रोसेसिंग चैलेंज है। अगर हम उस पे काम करते हैं, बच्चा सेटल होता है, तभी हम कोई दूसरी थेरेपी से उसको कुछ ना कुछ फायदा हो सकता है, तभी हम दूसरी थेरेपी दे सकते हैं। तो सबसे पहले बच्चा सेटल होना चाहिए और सेटल तभी होगा जब आप सेंसरी पे काम करेंगे। तो सेंसरी प्रोसेसिंग बहुत बड़ी चैलेंज है। अगर एक बच्चे को सेंसरी इश्यू नहीं है, उसको लर्निंग कराना ईजी है, वो बैठ गया, स्पीच थेरेपी या एजुकेटर उनको सिखा सकती है। लेकिन जिसको सेंसरी प्रोसेसिंग है, मान लिए अगर वेस्टिबुलर की रिक्वायरमेंट है तो बैठेगा ही नहीं, भागता रहेगा, ठीक है? उसी तरह तेज आवाज आएगा तो डर जाएगा। उनको अगर हाई थ्रेशोल्ड के हैं तो उनको साउंड चाहिए, डिफरेंट साउंड प्रोड्यूस करेंगे। ऐसे विजुअल है तो ऐसे आप देखेंगे तो कंसंट्रेट ही नहीं करेंगे। तो सेंसरी प्रोसेसिंग बड़ी प्रॉब्लम है मैम, और हमें सबसे पहले इस पे काम करना है। उसके बाद ही हम आगे कुछ सोच सकते हैं कि कुछ और चीजों को वो सीखना। बिल्कुल, जब तक बच्चा सेटल नहीं होगा मैम, आप आगे नहीं सोच सकते। हम तो, मेरे पास जो बच्चे आते हैं हम उनको क्लियरली बोलते हैं कि आपको 1-2 महीने सिर्फ अभी सेंसरी पे काम करना है। उसके बाद आप स्पीच से मिलिए या एजुकेटर से मिलिए, पहले ओटी कीजिए। और नो डाउट मैम, मतलब 99% पेरेंट्स हमको बता के जाते हैं कि 2-3 महीने में बच्चे का आई कॉन्टैक्ट, रिस्पॉन्स, जो एक्टिविटी लेवल है, सारे कुछ इम्प्रूव हो गया, वो ध्यान दे रहा है, अटेंशन बढ़ गया, तब उसके बाद काम कर सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल सर। तो सर आपने बहुत अच्छे तरह से सब कुछ बतलाया है, एक-एक टॉपिक बहुत अच्छा कवर किया, और जब आपसे लोग सुनेंगे तो ज़्यादा अच्छी तरह से उनमें अवेयरनेस आएगी और बच्चों पे बहुत अच्छा काम कर पाएँगे। सो थैंक यू सो मच सर टाइम निकालने के लिए। और इसके कारण से बहुत सारे पेरेंट्स की हेल्प होगी, खासकर मेरे चैनल का ये उद्देश्य यही है कि जो छोटे शहरों में पेरेंट्स हैं उनको इससे हेल्प हो सके। तो उनको नहीं मैम, बहुत अच्छा है चैनल आपका। इवन मुझे 2-3 दिन से कॉल भी आया है, कोई एमपी से कर रहे थे, आज भी हरियाणा से कोई कर रहे थे, तो मे बी वहीं से उनको नंबर मिल रहा है। वो बोले भी कि यूट्यूब से नंबर मिला है, तो हम उनको गाइड भी प्रॉपर कर रहे हैं। तो किसी को कोई प्रॉब्लम हो मुझसे कभी पूछ सकता है, आपके चैनल पे भी पूछ सकते हैं, हम वहाँ जवाब दे देंगे, या मुझे फोन भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, ये कहने के लिए भी बहुत थैंक यू सर, क्योंकि बहुत लोग देते नहीं रहते अपना नंबर, तो मैं दर्शकों नहीं, नंबर दीजिए मैम, नंबर आप दे सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप करें वो, ठीक है? हम फ्री रहते हैं तो हम खुद बोलते हैं कॉल कीजिए। कल ही मैं बता रहा हूँ, किसी का आया था कॉल, मैं उसमें फ्री था, तो मैं उनको बोला कि मैं व्हाट्सएप पे ज़्यादा टाइप नहीं कर सकता हूँ, आप मुझे डायरेक्ट कॉल कीजिए, क्योंकि व्हाट्सएप में धीरे-धीरे चीज़ें आएगी, उतना हम समझेंगे, उससे अच्छा मुझे कॉल पे बात कीजिए। मैंने उनसे कॉल पे बात किया। बिल्कुल, बिल्कुल सर। नहीं आप सर, दे सकते हैं कोई। बिल्कुल। और जो पेरेंट्स हैं आपसे कुछ पूछते हैं अगर कमेंट सेक्शन में, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उसका जवाब कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली मैम, डेफिनेटली हम दे देंगे। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। थैंक यू। आशा करती हूँ कि आज के एपिसोड से आपको ऑटिज्म से जुड़ी हुई बहुत सारी जानकारियाँ हासिल हुई होंगी और आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑटिज्म के बारे में जागरूक हो सके होंगे। अगर आपके मन में कुछ सवाल हो और वीडियो से रिलेटेड आप कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपने सवाल पूछिए। सर उन सवालों के जवाब देने की ज़रूर कोशिश करेंगे। वो ज़रूर अपना टाइम निकाल के उन सवालों के जवाब देंगे।
So thank you so much for joining and thank you so much for watching my channel. Please like and subscribe my channel to get all the updates. Thank you. मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ. Thank you.